नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में जितेंद्र सोलंकी। एक महीने के अंदर दूसरी बड़ी परीक्षा और फिर से सरकार और सिस्टम की अग्नि परीक्षा। पटवार भर्ती 15 लाख अभ्यर्थी, 2 दिन का इम्तिहान और 4 पारियों का घमासान। 23 जिलों में सेंटर और उन पर फर्स्ट इंडिया के 100 रिपोर्टर। यानी परीक्षा में परेशानी से लेकर अधिकारियों के माथे पर पेशानी तक, सिस्टम की गंभीरता से लेकर नियमों की पालना तक, नकल पर नकेल से लेकर परिवहन के वहन तक, हर जगह होगी हमारी नजर। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे किस संभाग में क्या तैयारी की गई है, कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितनी सुरक्षा तैनात की गई है, हेल्पलाइन नंबर क्या है और जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि ये है पटवार की परीक्षा और सिस्टम की अग्नि परीक्षा। आज की परीक्षा जिसके लिए हम बात कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। सुरक्षा से लेकर नकल पर नकेल तक सब बेहद जरूरी है और इसलिए हमने आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा जी को जोड़ा है, ताकि उनके जरिए हम आप तक सारी चीजों को सही तरीके से पहुंचा सके, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर इस परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी है। हरि प्रसाद जी, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, इस परीक्षा को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है, एक्साइटमेंट है? नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है और एक चुनौती अवश्य है। जी सर, चुनौती किस तरीके की? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बड़ी परीक्षा है जिसमें लगभग 15,63,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार की दृष्टि से एवं चयन बोर्ड की दृष्टि से भी ये एक प्रतिष्ठा की परीक्षा है, तो इसको सही, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न करवाना निश्चित रूप से एक चुनौती है। सर, दोबारा चप्पल में ब्लूटूथ ना मिले, कान में ब्लूटूथ ना मिले, डमी कैंडिडेट ना मिले, किसी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो, पेपर आउट ना हो, परीक्षा केंद्र पर पहले ना पहुंचे, मानकर चलें सब आपके जहन में चल रहा है और इसको रोकने की तैयारी कर ली गई है? हाँ, निश्चित रूप से कि किसी भी प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक apparatus जिससे नकल में सहायता मिलती हो वो अंदर नहीं पहुँचे जी, इसके लिए हमने विशेष फ्रिस्किंग की व्यवस्था की है, विशेष चेकिंग की है, जिला पुलिस का पूरा सहयोग लिया जा रहा है और हमने हमारे स्तर पर भी एक निजी फर्म के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ताकि किसी प्रकार की अवैध सामग्री अंदर नहीं जा सके जी। इसके साथ ही हमने इस बात को भी महत्व दिया है कि कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठे और पेपर लीक के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। जी, 2 दिन 4 पारियों में परीक्षा होगी। सर, कितने सेट बनवाए गए हैं इसके? निश्चित रूप से 4 सेट होते हैं, हर पारी का एक अलग सेट होता है, एक अलग प्रश्न पत्र होता है। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को कुछ जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, क्योंकि पटवार की अग्नि परीक्षा है, इसको लेकर जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 23 और 24 अक्टूबर को 2 पारियों के अंदर परीक्षा होनी है और इस दौरान क्या कुछ खास रहेगा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 23 और 24 अक्टूबर को 2 पारियों में परीक्षा होगी, लेकिन इन 2 पारियों के दौरान कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, किस तरीके की तैयारी रहेगी, ये हम आपको बताते हैं। प्रदेश के अंदर कितने जिलों में परीक्षा होगी ये भी हम आपको बताते हैं। प्रदेश के 23 जिलों के अंदर परीक्षा का आयोजन किया गया है, यानी कि
10 जिले ऐसे हैं जहां परीक्षा नहीं हो रही। उसके पीछे की कोई भी वजह हो सकती है, कहीं चुनाव है, कोई और वजह हो सकती है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होगी, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा और 4 पारियों में पेपर होगा। 2 दिन के अंदर ये पेपर किए जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी होगी। और ये जो बीच का गैप है, जिसको 3 घंटे का गैप कह सकते हैं, यानी कि 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच का जो गैप है, उसमें दूसरी पारी में परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी आएंगे उसके लिए तैयारी करना, सारी चीजों को फिर से चेक करना। और इसलिए 3 घंटे की परीक्षा, फिर 3 घंटे का गैप और फिर 3 घंटे की परीक्षा, ये पहले दिन। इसके अलावा जरा देखिए क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि पटवार की अग्नि परीक्षा 23 जिलों के अंदर, जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 जिलों के अंदर परीक्षा नहीं हो रही है, 33 में से 23 जिलों के अंदर परीक्षा हो रही है। लेकिन 23 जिलों में परीक्षा के लिए 1170 केंद्र बनाए गए हैं। इतने केंद्र इसलिए बनाए गए ताकि ज्यादा सेंटर पर भीड़ ना रहे, कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। आंकड़ा क्या है ये हम आपको दिखाते हैं, जरा आंकड़ा देखिए कितने अभ्यर्थी हैं। कुल 15,62,995 अभ्यर्थी हैं जो रजिस्टर्ड हैं। कितने इनमें से परीक्षा देने आएंगे, यह आंकड़ा हालांकि 2 दिन परीक्षा देने के बाद तय होगा, लेकिन फिर भी 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पंजीकृत हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितने दरअसल पद हैं जिनके लिए इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए। 5,389 पदों के लिए पटवार परीक्षा का आयोजन किया गया है। अब जरा देखिए 5,000 पद हैं, लेकिन 15 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो इस सीटों का डाइवर्जन किया गया, पदों का डाइवर्जन किया गया, वो कैसे है। जरा देखिए 4,615 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए निकाले गए हैं। और इसके अलावा जो बच गए, लगभग 900 के आसपास जो पद बच गए हैं, उनको भी देखिए। 957 अनुसूचित क्षेत्र के लिए यह परीक्षा है। और ये कुल आंकड़ा जो है वो 5,389 का आंकड़ा है जिन पदों के लिए भर्ती हो रही है। सवाल यह भी है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम क्या वाकई में किए गए हैं। सिस्टम दावा करता है, लेकिन जो नकल कराने वाले हैं, जो मुन्ना भाई हैं, वो हर बार दिखाई देते हैं। इस बार कितने इस तरीके के दिखाई देते हैं, या फिर रीट परीक्षा के दौरान जितनी नकेल कसी गई, क्या उससे उनके अंदर कोई डर रहेगा। इसके अलावा आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो जरा देखिए। आपको ध्यान रखना है परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले आपका पहुंचना जरूरी है। हमने रीट परीक्षा के दौरान देखा था आधे घंटे पहले पहुंचना था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो महज 1 मिनट 2 मिनट देरी से पहुंचे और उसके बाद गेट बंद हो गया। आपको इसका ध्यान रखना है। आपने एक लंबी मेहनत की है और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर 1.5 घंटे पहले पहुंचना है तो आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, कोरोना गाइडलाइंस के लिए मास्क आपको लगाना पड़ेगा। देखिए अगर आप सेंटर पर जा रहे हैं तो कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी पड़ेगी। बिना मास्क आपको एंट्री नहीं मिलेगी और इसलिए मास्क को कैरी आपको अपने साथ करना है। इसके अलावा और क्या आपको कैरी करना है ये भी देखिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, लाइसेंस जैसे कोई भी एक आईडी आपके लिए जरूरी है, जिसमें मुझे लगता है कि शायद वोटर आईडी कार्ड भी चल सकता है। तो आपको एक ऐसी आईडी अपने साथ लेकर चलनी है जो आपको वेरीफाई कर सके कि आपकी जगह कोई डम्बी कैंडिडेट नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि कोई मुन्ना भाई आपकी जगह परीक्षा दे रहा है। और इसलिए ये तमाम चीजें हमने आपको बताए जो दरअसल आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा हो रही है हर किसी की नजर है जयपुर के अंदर किस तरीके की तैयारी की गई है, ये आज आपको देखना चाहिए। क्योंकि हम बता रहे हैं 23-24 अक्टूबर को 2 दिन पटवार परीक्षा की गई है, लेकिन परीक्षा के दौरान सफर करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके लिए फ्री सफर की व्यवस्था की गई है। पटवार परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए फ्री सफर की सौगात दी गई है, लेकिन इसके लिए आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना होगा। उसको दिखाकर आप सफर कर सकते हैं, फ्री में यात्रा कर सकते हैं। जयपुर शहर का जिक्र करते हैं। जयपुर शहर में इसके लिए बाकायदा 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। वो कहां बनाए गए हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो 5 अस्थायी केंद्र सेंटर बनाए गए, इससे आप आसानी से बस ले सकते हैं और ये आपको आपके सेंटर तक पहुंचा देगी। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए जो पहला अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है वो सिंधी कैंप की जगह कहां पर बनाया गया है ये जरा देखते हैं, क्योंकि पहला जो सेंटर है वो सिंधी कैंप की जगह
जहां से बसों का संचालन हो रहा है वो 5 सेंटर एक एक करके हम बताते हैं। पहला सेंटर जरा देखिए, जो पहला सेंटर है वो सूरजपोल मंडी के बाहर दिल्ली रोड पर बनाया गया है। और अगर आप दिल्ली रोड की तरफ से आ रहे हैं सूरजपोल मंडी के बाहर, तो फिर दिल्ली रोड के बाहर यह अस्थायी बस स्टैंड है, जहां से आप दूसरे जिले में भी जा सकते हैं। अगर आपका सेंटर दूसरे जिले में है या फिर उसी जिले में किसी दूसरी जगह पर है, आप जा सकते हैं। दूसरा सेंटर देखिए, दूसरा सेंटर ट्रांसपोर्ट नगर पर टनल से पहले कृषि विज्ञान केंद्र B2 बाईपास पर बनाया गया है। आप यहां से भी फ्री यात्रा कर सकते हैं, जहां भी आपको जाना है, चाहे शहर के अंदर जाना है, शहर से बाहर जाना है, आप यहां से बस ले सकते हैं। तीसरा सेंटर देखिए, तीसरा सेंटर है या कहीं कि तीसरा अस्थायी बस स्टैंड जो है वो बंदरवास नारायण विहार तिराहे पर बनाया गया है और आप यहां से भी बस ले सकते हैं, फ्री यात्रा कर सकते हैं। चौथा सेंटर आपको बताते हैं, चौथा सेंटर कहां से है। चौथा सेंटर जो है वो दरअसल विद्याधर नगर स्टेडियम में बनाया गया है और आप यहां से भी फ्री यात्रा कर सकते हैं। जिले के अंदर भी, शहर के अंदर भी और शहर से बाहर, जिले के बाहर भी आप यात्रा कर सकते हैं। परीक्षा के एक दिन बाद भी अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा करने की सौगात दी गई है, यानी कि 23-24 को परीक्षा है, उसके अलावा आप एक दिन बाद भी यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है, देखिए महिलाएं भी काफी संख्या में हैं जो परीक्षा दे रही हैं। अब सपोज कीजिए कोई एक जिले से दूसरे जिले में परीक्षा देने के लिए आ रही हैं, वहां उनको रुकना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी पारी में उनका एग्जाम है। ऐसे में एक दिन बाद वो अगर यात्रा करती हैं और एडमिट कार्ड उनके पास है तो फिर वो आसानी से यात्रा कर सकती हैं। व्यवस्था क्या है ये देखिए, 25 अक्टूबर तक जयपुर RTO कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम इसलिए स्थापित किया गया है, अगर कोई आपको समस्या है तो आप कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं। सवाल यह है कि फिर कंट्रोल रूम का नंबर क्या है, वो नंबर भी हम आपको बता रहे हैं। आप इस नंबर को अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। ये नंबर क्या है ये जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम में जो नंबर आपके लिए इस वक्त बनाया गया है वो नंबर है 014127094777। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हालांकि आप देख पा रहे होंगे 014127094777। इस नंबर पर अगर आप फोन करते हैं तो आपको हर तरीके की सहायता मिलेगी। अमूमन जिस तरीके से आपको समस्या आ रही है कि आपको सेंटर का पता नहीं मिल रहा है, आप फोन कीजिए, वो आपको सही लोकेशन बताएंगे। आपको बस के जरिए सही ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, आनाकानी कर रहे हैं, आप शिकायत दर्ज कराइए, आपको बाकायदा हेल्प की जाएगी। इसके अलावा भी जिस भी तरीके की आपको परेशानी आ रही है परीक्षा से संबंधित, तो बाकायदा आप इसके लिए इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें, फर्स्ट इंडिया ने भी कंट्रोल रूम बनाया है, आपके लिए कंट्रोल रूम बना है। आप उस नंबर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम सीधा आपके नंबर को आगे ट्रांसफर करेंगे, आपकी शिकायत का तुरंत समाधान कराएंगे। आपको जोन से कंट्रोल रूम में शिकायत करनी हो कीजिए, आपकी समस्या के समाधान की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन पश्चिमी मध्य रेलवे की तरफ से भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। और ये स्पेशल ट्रेनों का संचालन इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा मूवमेंट आपको है, रात्रि में सफर करें तो कम से कम सोते सोते आ जाएंगे, सुबह आराम से परीक्षा दे पाएंगे, समस्या ज्यादा नहीं होगी। दूसरी देखिए, कोटा से सवाई माधोपुर होते हुए जयपुर पहुंचेगी ये स्पेशल ट्रेन और इस रूट के अंदर जितने भी स्टेशन होंगे ज्यादातर पर ये पहले से घोषित होगा कि कहां पर ट्रेन रुकेगी, कहां नहीं रुकेगी और वहां से यात्री अभ्यर्थी सफर कर सकते हैं। जयपुर से रवाना होकर सवाई माधोपुर होते हुए कोटा पहुंचेगी ट्रेन और जिनके कोटा के अंदर सेंटर हो गया, इस रूट पर जहां सेंटर होंगे और जहां ट्रेन का रुकना तय होगा वहां बाकायदा ट्रेन रुकेगी और उसके साथ आप अपने सफर को आसानी से कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि दरअसल बाकायदा किस तरीके की व्यवस्थाएं फर्स्ट इंडिया की तरफ से की गई है और किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है, सिस्टम की तरफ से की गई है। इस तरीके से पटवार में जो 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरीके की समस्या ना आए और इसलिए हम ना सिर्फ कंट्रोल रूम का नंबर बार बार फ्लैश करें, बल्कि इसके अलावा फर्स्ट इंडिया भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर चुका है जिसके जरिए आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पटवार भर्ती की परीक्षा की, क्योंकि सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। हमारे साथ राजस्थान चयनित कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष
हरिप्रसाद जी जुड़े हुए हैं। हरिप्रसाद जी, इस व्यवस्था के लिए आपको अप्रिशिएट करना बनता है सर, क्योंकि करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए आपने जितनी भी महिलाएं इस परीक्षा में भाग ले रही हैं, पहले दिन यानी कि 23 तारीख को सबकी परीक्षाएं रखी गई हैं, इसको बदलाव करने में कोई ज्यादा दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा सर? नहीं, यदि आप समय पे किसी चीज़ के बारे में सचेत रहते हैं तो निश्चित रूप से हमने पहले ये पता कर लिया था कि 24 अक्टूबर को करवा चौथ है, तो हमने राजस्थान की सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 23 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी। समय रहते हुए कोई कदम उठा लेते हो तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं सर। 15 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, एक सेंटर पर लगभग ऑन एन एवरेज कितने अभ्यर्थी होंगे? क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, नकल ना हो इसका भी ध्यान रखना है, सिक्योरिटी सही रहे इसका भी ध्यान रखना है। लगभग 15,63,000 अभ्यर्थियों के लिए औसतन प्रत्येक पारी में 1170 परीक्षा केंद्र रखे गए हैं। किसी सेंटर पे 500 हो सकते हैं, कहीं 1000 भी हो सकते हैं, कोई बड़े सेंटर है वहाँ पे 1500 तक भी है। जी, अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो कितनी सुरक्षा के जवानों को लगाया गया है और नकल ना हो इसके लिए किस तरीके की तैयारी की गई है? क्या कुछ अलग से फोर्स टीम का निर्माण किया गया है जो हर सेंटर के बाहर एक सघन जांच करेगी? हाँ, यह निश्चित रूप से किया गया। इसमें 3-4 अतिरिक्त उपाय उठाए गए हैं। पहला तो यह है कि जिन्होंने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए थे, ऐसे 8,200 करीब कैंडिडेट थे, उनका केवल हमने अंतिम आवेदन को ही मान्य किया है, बाकी सबको निरस्त कर दिया गया। क्योंकि यदि कोई एक से ज़्यादा फॉर्म भरता है तो ये उसकी नीयत पे शक पैदा होता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो इससे बड़ी सहूलियत होगी। और दूसरा जो हमने किया कि जिन्होंने पहले परीक्षा में गड़बड़ी की है या किसी किया, उनको हमने परीक्षाओं में के लिए डिबार कर दिया आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्राइवेट फर्म के भी फ्रिस्किंग करने के लिए सुरक्षाकर्मी रहेंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग के भी पर्याप्त सुरक्षाकर्मी रहेंगे, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं जा सके जो उनको नकल करने में सुविधा प्रदान करता है या किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने में मदद करता हो। तो इन चीज़ों का आपने खुद ने महसूस किया होगा कि व्यवस्था की दृष्टि से हमारा काफ़ी सहज और स्मूथ से चल रहा है। ठीक है। 4 पारियों में डिवाइड करने से प्रत्येक पारी में 4 लाख से कम कैंडिडेट है, 3,90,000 के आसपास। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जी जुड़ चुके हैं। नन्नूमल पहाड़िया जी, अलवर के अंदर रीट परीक्षा को लेकर कुछ अनियमितताएं कहीं गड़बड़ी कहीं वो सामने आई थी। पटवारी परीक्षा में इस तरीके की गड़बड़ी सामने ना आए उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है सर? नहीं, रीट परीक्षा में भी गड़बड़ी नहीं थी। पटवार परीक्षा के लिए हमने पूर्ण तैयारी कर ली है जी, और पूरा एक्चुअली पुलिस फोर्स तैनात है, हमारे बाकी ऑफिसर तैनात हैं, मोबाइल मजिस्ट्रेट हमारे तैनात हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल सुनिश्चित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर कितने सेंटर बने हैं, कितने परीक्षार्थी वहां पर होंगे और नकल ना हो इसके लिए क्या कुछ किया गया? कोई डमी कैंडिडेट ना बैठ पाए इसके लिए अलग से क्या व्यवस्था है? देखिए, डमी कैंडिडेट कोई नहीं बैठेगा, उसके लिए हमने फ्रेशिंग की व्यवस्था की हुई है जी। हर केंद्र पर हमारी बिल्कुल पूर्ण नजर है जी। उसमें हमने एक्चुअली जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए हमने महिलाओं की भी ऑफिसर की व्यवस्था कर दी है फ्रेशिंग के लिए जी। अगर कोई व्यक्ति फिर भी इस तरह का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। मानकर चलें सर कि नटबंदी रहेगी दोनों दिन परीक्षा के दौरान? नहीं, उसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्रेस कोड क्या रहेगा सर जी? ड्रेस कोड क्या रहेगा? ड्रेस कोड जो निर्धारित है। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नन्नूमल पहाड़िया जी हैं, अलवर के कलेक्टर हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, हालांकि व्यवस्था हर बार की जाती है। लेकिन हरिप्रसाद जी, सर ड्रेस कोड जरा बताइए कि ड्रेस कोड क्या रहने वाला है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के हमेशा एक दर्द रहता है दिल में कि वो मंगलसूत्र जिसको सुहाग की निशानी कहते हैं वो भी उतारनी पड़ जाती है,
सुहाग की निशानी चूड़ियां जिन्हें कहते हैं वो भी उतारनी पड़ जाती हैं, और जिसको गहना कहते हैं, जिसे चुन्नी कहते हैं, वो भी उतारनी पड़ जाती है। सर व्यवस्था सिस्टम को थोड़ा मजबूत कर लीजिए ना, और इन चीजों की तो कम से कम छूट दीजिए। देखिए, ऐसा है कि परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि कोई सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं तो उनको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए कभी भी जी। आज जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो और यदि कभी आपको यूरोप या अमेरिका जाने का अवसर मिले तो वो प्रत्येक चीज़ का बहुत ही गहनता से जांच करते हैं, कोई उसको अदरवाइज महसूस नहीं करता जी। यह हमारे एक मानसिक अवरोध है कि जिसकी वजह से यदि हम इन चीजों को लेके अन्यथा सोचते हैं, नहीं सर, करते नहीं है, ये केवल उनके सोचते हैं, और उनका जो दर्द मेरे सामने आता है और जब मैं उनसे बात करता हूं वो ये कहते हैं कि जब कड़ा अलाउड है, जब कड़े को हाथ में धारण करके परीक्षा देने जा सकता है कोई, तो चूड़ियों को धारण करके क्यों नहीं जा सकता? सवाल ये उठता है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सबके लिए बिल्कुल समान नियम है और जो भी ड्रेस कोड है इसके बारे में उसके एडमिट कार्ड पे विस्तृत रूप से उल्लेखित होता है, उसमें कोई फर्क नहीं किया गया है, न पुरुष में न महिला में जी। तो और ये केवल सुरक्षा उपायों की दृष्टि से, हर दृष्टि से उचित है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए जी। नहीं, अंत में तो सब, लेकिन हमने ये भी सबको निर्देश दिए कि अनावश्यक रूप से किसी की व्यक्तिगत भावनाओं के साथ में, सर ये व्यक्तिगत भावनाएं ही तो है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, व्यक्तिगत भावनाओं से कोई तकलीफ नहीं हो। सर मुझे लगता है इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया के मेगा कवरेज, क्योंकि 100 रिपोर्टर को हमने फील्ड में उतारा हुआ है जो आपको पटवार परीक्षा के लिए हर सेंटर की पूरी जानकारी देंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है, और उससे पहले की जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर का रुख करते मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, जोधपुर के अंदर पटवार परीक्षा को लेकर किस तरीके का रुझान छात्रों के अंदर, अभ्यर्थियों के अंदर, और क्योंकि जिनका बाकी जिलों के अंदर सेंटर पड़ रहा होगा, क्या उन्होंने अभी से मूवमेंट शुरू कर दी है? देखिए विजेंद्र, जिस तरीके से पुराने जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर सीख लेने की जरूरत है। उस आधार पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष निर्देश पहले ही दे रखे हैं। लिहाजा जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने तमाम आवश्यक तैयारियों को अंजाम देने के साथ में जो प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट रामचंद्र है वो व्यवस्थाओं के जायजा। इस वक्त हम जोधपुर के बस स्टैंड पर खड़े हैं। पहले अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और सरकार ने क्या व्यवस्था उनके लिए किया, कि सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की, आप किस तरीके से आए? सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बहुत ही शानदार, जिस प्रकार रीट में व्यवस्था थी उसी प्रकार पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत शानदार प्रशासन की तरफ से, और मैं विशेष तौर से मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी छात्र हित के इस प्रकार की व्यवस्था की है। किस रूप में देखते हैं, कैसी तैयारी है, किस तरह आपको उम्मीद है कि ये परीक्षा पारदर्शिता के साथ होगी? अच्छी होगी, पारदर्शिता के साथ होगी और अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप, कैसी तैयारी आपकी? हम तो तिवरी से हैं, तैयारी अच्छी है, लेकिन देखने में आया है कि हम सुबह से खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन उदयपुर के लिए कोई प्रकार किसी भी प्रकार की बस नहीं मिली है, व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ पर देखिए बस पड़ी है सुबह से। कुछ लोग, एक बात आई है, उदयपुर जाने के लिए बस की आप रोडवेज से हैं? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट से हैं। क्या प्राइवेट भी फ्री की गई है बसें? फ्री है, आरटीओ ने सीज की है, फ्री सेवा है। पीली टंकी बसें खड़ी है, वहाँ ये बंदे जा नहीं रहे, वहाँ बसें 50 गाड़ी हमारी खड़ी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या किस तरह की व्यवस्था सरकार ने की, क्या कहेंगे आप? सरकार के द्वारा व्यवस्था सही है, लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी सही न देने के कारण बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं सिटी के अंदर, और कुछ लोग सरकारी डिपो पर आ रहे हैं, कुछ प्राइवेट बसें भगत की कोठी पीली टंकी वहाँ पड़ी हैं, लेकिन बच्चे वहाँ की समस्या में परेशान हो रहे हैं। दो तरह की बातें सामने आ रही है। सरकार की व्यवस्थाओं की तो हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन एक और ये लोग, इनका ये भी कहना है कि ये जितने भी लोग हैं कि अलग अलग जगह जहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है उसकी शायद सूचना नहीं है। पीली टंकी पर बस खड़ी है लेकिन लोगों को सूचना नहीं है। सूचना के अभाव के अंदर एक परेशानी जरूर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं, अभ्यर्थी है, वो, हाँ जी, क्या समस्या है? हमारा टिकट बुक करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बस के अंदर बैठने नहीं दे रहे हैं। इनका कहना कि जगह नहीं है, खचाखच भरी हुई है, इसलिए इनको बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन
कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ अभ्यर्थियों ने तारीफ की है, सरकार ने अच्छा काम किया। बिल्कुल भवानी सिंह को राजीव, थोड़ा सा खुद को भी अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए फर्स्ट इंडिया प्रोग्राम भी कराए कि सब तक इस तरीके की जानकारी मिले, क्योंकि सरकार ने एक व्यवस्था की है, हमें भी ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है, उसके लिए भी जागरूक होना जरूरी है। अशोक कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिरोही से जुड़ गए हैं। अशोक, सिरोही के अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं दोनों चीजों को लेकर, परिवहन को लेकर भी और परीक्षा को लेकर भी? जिला कलेक्टर से बात हुई है और एडीएम जो कालूराम फॉर्ड है वो पूरी यहाँ मॉनिटरिंग बना रखे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा विजेंद्र की यहाँ पर जो बस स्टैंड है, केंद्रीय बस स्टैंड, वहां पर टेंट की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो उदयपुर सेंटर उनको दिया गया है, वहाँ उदयपुर ले जाने की जो व्यवस्था है पूरी बस स्टैंड से यहाँ पर व्यवस्था की गई हुई है। और यहाँ जो बच्चे हैं जैसे भी जो भी आ रहा है उनको उदयपुर भिजवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो व्यवस्था है वो माकूल व्यवस्था है। जो मॉनिटरिंग जो जिला कलेक्टर खुद यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो सेंटर है उन सेंटरों पर भी पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी माकूल व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं अभी तक यह जो स्थिति है वो बिल्कुल ही सही स्थिति दिखाई दे रही है। जी विजेंद्र जी बिल्कुल। अजय आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हरिप्रसाद जी भी हैं। हरिप्रसाद जी, एक सवाल है सर, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल दरअसल यह है कि 15,60,000 के आसपास बच्चे एक जिले से दूसरे जिले में मूव करेंगे। कोई सिरोही से उदयपुर जाएगा, कोई जोधपुर से जयपुर आएगा। सर 15 लाख बच्चे जब मूव करेंगे, परिवहन का खर्चा बढ़ता है, उनका वक्त खराब होता है, परीक्षा से पहले उनके थकान होती है। मेरा सवाल यह कि जिलेवार ही परीक्षाएं क्यों नहीं करा ली जाती, नज़दीकी सेंटर क्यों नहीं दिए जाते? और अगर ऐसा लगता है कि वो साठगांठ कर लेंगे अपने इलाके में, तो उन सेंटर के जो परीक्षा लेने वाले हैं आप उनको मूव कर दीजिए सर, उनकी संख्या बेहद कम होती है। देखिए, इसमें वीरेंद्र जी ऐसा है कि हमारे यहाँ 90% जो सेंटर रखे गए हैं बच्चों के, अभ्यर्थियों के, वो उनके पास वाले ज़िले में, जिस ज़िले के रहने वाले हैं उनके पास वाले ज़िलों में रखे गए हैं। 10-15% बच्चे अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं कि जिनके ज़िलों के पास में कोई सेंटर नहीं हो। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि इसमें बहुत सारी सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलें भी होती है और उनके इन्विजिलेटर को दूसरे ज़िलों में भेजा जाना वो एक बहुत ही मुश्किल और ऐसा काम है जो लगभग मुश्किल सा काम होता है। तो आपको परीक्षाएं संचालित करवाना भी बेहद ज़रूरी है। आपको ये भी देखना होता है कि बच्चों की परेशानी के साथ साथ परीक्षाएं सुनिश्चित रूप से संचालित हो। आयोजित ही अगर परीक्षाएं नहीं हो पाती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पहली प्रायोरिटी बोर्ड की ये होती है कि सकुशल और सफल रूप से परीक्षाएं आयोजित हो जाए। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हमने 85% अभ्यर्थियों को उनके पास वाले जिलों में ही सेंटर दिए हैं जिससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़े। लेकिन कई बार एक और सवाल आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि एक अध्यादेश ऐसा लाया जाएगा जिसमें 7 साल तक की सजा होगी, नकल करने वाले पर गैर जमानती धाराएं लगेंगी, जो भी सेंटर नकल में संलिप्त पाया जाएगा, अधिकारी संलिप्त पाया जाएगा, कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर ये इस परीक्षा से पहले अध्यादेश लाकर कानून बना दिया जाता तो इसमें जो नकलची थे, जो ऐसे सेंटर घपला करने की सोच रहे थे, वो भी इसके कानून की जद में आ जाती। सर क्या इसकी मांग उठाई गई और कहा गया कि सर इस परीक्षा से पहले इस अध्यादेश को ला दीजिए, इस पर लागू हो जाए कम से कम? देखो, ऐसा है कि ये एक बहुत ही अच्छा कानून आ रहा है और बहुत ही आप मान के चलिए कि इसका निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा जी सफल परीक्षाएं आयोजित कराने में। लेकिन अब सरकार के कोई भी नया कानून लाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसमें एक निश्चित समय लगता है। तो एक सरकार ने इस सही दिशा में सोचा और एक बहुत ही ठोस और एक अच्छा कदम उठाया है। इसका निश्चित रूप से आज नहीं तो कल फायदा मिलेगा और एक सही दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी नहीं, मैं तो आपके समर्थन में बोल रहा था सर। आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, आपको थोड़ी राहत मिल जाती कि चलिए कड़ा कानून आ गया, मेरा काम थोड़ा कम हो गया। अब काम थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ जाएगा सर।
आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमें निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता, लेकिन हम सरकार का भी मानते हैं कि उसकी हर कोई महत्वपूर्ण कार्य करने में एक प्रक्रिया का उनको पालन करना पड़ता और उसमें कई जो निश्चित समय है वो लगता ही लगता है। हरिप्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वक्त निकाला और जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले होंगे आपने उनको काफ़ी हद तक यह आश्वस्त किया है कि नकल नहीं होने देंगे और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराएंगे। उम्मीद करेंगे आपने जो कहा है वो 100% हो, क्योंकि बच्चे यही चाहते हैं। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक कानून का जिक्र हो रहा था कि गैर जमानती होगा, 7 साल की सजा होगी, मान्यता रद्द हो जाएगी, जो संलिप्त होंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। 15,63,000 के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा का हिस्सा हैं। कितना अच्छा होता कि वो कानून अगर जमीन पर होता तो कम से कम इस परीक्षा पर लागू होता। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो पुरानी परीक्षाओं के अनुभव हैं उसके आधार पर अब ऐसा कदम आना जरूरी है। अगर वो अध्यादेश पहले आ गया होता तो इस बार भी लोगों में डर रहता। अभी भी कहीं ना कहीं चिंता होती है कि कहीं पेपर आउट नहीं हो जाए, कहीं रात को पेपर आउट नहीं हो जाए, कहीं सुबह आउट नहीं हो जाए। कुछ विद्यार्थी हमारे उनसे बात करते हैं, सरकार ने फैसला किया कि अध्यादेश लाएंगे, जो नकल करेगा उसको 7 साल की सजा होगी। उसको अगर वो पहले लागू हो जाता तो आपको लगता कि अच्छा रहता? बहुत अच्छा रहता, परंतु ये भी धरातल स्तर पर कितना काम करता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और ये अध्यादेश ले रहे हैं तो विद्यार्थियों के हित में है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार विद्यार्थी तैयारी करें और उसके बाद में पेपर आउट की खबरें आए तो उनका मनोबल गिरता है, ये कहना है। तो देख सकते हैं कि अध्यादेश जो है उसको लेकर के इनका वापस मैं आपके पास आऊंगा। शिक्षा नगरी का रुख कर लेते हैं, कोटा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी भंवर चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, किस तरीके की तैयारियां कोटा में की गई? और एक और सवाल, क्या मानकर चलें लगभग कि नटबंदी होगी? क्योंकि रीट परीक्षा के दौरान जिस तरीके की खबरें आई थी, अगर नटबंदी नहीं होती तो उस परीक्षा में बहुत कुछ हो सकता था। जाहिर तौर पर विजेंद्र, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है परीक्षार्थियों की और बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी परीक्षा को मैनेज कर पाना, इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करा पाना। कोटा की बात करें तो 90,000 से भी अधिक परीक्षार्थी कल और परसों 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिनों में 2 अलग-अलग पारियों में इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें से 80% से अधिक परीक्षार्थी जो हैं वो बाहरी जिलों से होंगे, तो उनके लिए इंतजाम करना भी एक चुनौती होगी। और साथ में नकल निरोधक सारे इंतजाम करा पाना, सुचारू आयोजन परीक्षा का करा पाना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। कोटा में कुल मिलाकर के 7 सामुदायिक भवनों का अधिग्रहण किया गया है। जेके पेवेलियन स्टेडियम, इसके अलावा उमेद सिंह स्टेडियम, संत तुकाराम सामुदायिक भवन, महर्षि गौतम सामुदायिक भवन, उमरावमल सभागार। यहाँ पर जो बाहरी परीक्षार्थी होंगे उनके अस्थायी ठहराव की, रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेन जो हैं उनका कोटा से जयपुर के बीच संचालन होगा। 23-24 अक्टूबर को 7:45 पर शाम को ये ट्रेन कोटा से चलेगी। इसके बाद लाखेरी होते हुए, इंद्रगढ़ होते हुए, आगे माधोपुर होते हुए, वनस्थली निवाई होते हुए, और ये जो ट्रेन है ये जयपुर जाएगी। और जयपुर की अगर बात करें तो 24-25 अक्टूबर को ये ट्रेन जयपुर से चलेगी और वहाँ से रात को 12:30 बजे रवाना होने के बाद दुर्गापुरा होते हुए, वनस्थली निवाई होते हुए, माधोपुर होते हुए, लाखेरी में ठहराव लेते हुए, इंद्रगढ़ में ठहराव लेते हुए और ये ट्रेन कोटा आएगी। इसके अलावा रोडवेज डिपो में भी व्यापक स्तर पर विजेंद्र तैयारियां की गई है। 40 बसों का बेड़ा सुरक्षित कर दिया गया है। कुल मिला के 80 बसें इन 2 दिनों में चलने वाली है परीक्षार्थियों के लिए। और 21 अक्टूबर से ही आप अगर पटवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड दिखा करके आप रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल कलेक्टर उज्जवल राठौड़ खुद सारे हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। कोटा आरटीओ कुसुम राठौड़ लगातार हालातों की समीक्षा कर रही है। खुद जो कोटा रोडवेज के सीएमडी रघुराज सिंह राजावत वो लगातार हालातों को देख रहे हैं। और 12 बजे के आसपास कुल मिलाकर के 15 बसें लगाई जाएगी और 6 बजे के आसपास एक और 25 बसों का बेड़ा जो है वो तैनात होगा। तो 40 रोडवेज की बसें पहले दिन लगेगी, 40 बसें दूसरे दिन लगेगी। जहाँ तक नकल निरोधक इंतजामों का सवाल है विजेंद्र, खासकर उन परीक्षा केंद्रों में कोटा में कुल मिलाकर के 73 स्थानों
पर परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है, जिनमें से 33 राजकीय है और 40 निजी है। तो जो निजी विद्यालय या महाविद्यालय जिनमें परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, वहां पर खास निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। एक सरकारी व्याख्याता हर निजी विद्यालय या महाविद्यालय के जो एग्जाम सेंटर होंगे वहां पर एक केंद्राधीक्षक के रूप में तैनात होगा। इसके अलावा जो इन्विजिलेटर होगा परीक्षा के अंदर, जो वीक्षक होंगे, हर कक्ष में 2 होंगे। और निजी विद्यालय महाविद्यालय अगर है तो वहां पर 50% विक्षक जो हैं वो सरकारी अध्यापक ही लगाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर नेटबंदी से लेकर के और जितने इंतजाम हो सकते हैं नकल निरोधक इंतजामों को करने की जो जितनी आवश्यकता होती है वो सारे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। रीट की परीक्षा में हमने देखा कि कहीं पर ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि रात को थोड़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति रही, लेकिन वो अमूमन जयपुर के अंदर रहती है। जिस तरीके की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी, मानकर चलें कि उससे एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो गया जयपुर के अंदर कि परीक्षा के दौरान कम से कम किसी तरीके की ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। ये एक टेंशन खत्म हो गई। विजेंद्र, ठीक कहा आपने। जब से रीट का सफल आयोजन कराया है जिला प्रशासन ने, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट जिनकी ड्यूटी है, तब से ये कह सकते हैं कि अब कोई भी बड़ी परीक्षा है, जैसे पटवारी परीक्षा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं अधिकारियों को, क्योंकि उनको आइडिया हो गया कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से बसों की व्यवस्था करनी है, किस तरीके से ऐसे इंतजाम करें जिससे जो गैर परीक्षार्थी लोग हैं, जो पेपर नहीं दे रहे हैं, उनको परेशानी नहीं हो। और 5 अस्थायी बस स्टैंडों का आपने जिक्र किया, उनमें से एक बस स्टैंड पर मैं भी हूँ जो बदरवास में है, नारायण बिहार में। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो रोडवेज बसें हैं उनकी काफ़ी संख्या में अच्छी व्यवस्था है। बड़ी संख्या में रोडवेज बसें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अजमेर की तरफ जाने वाली बसें हैं, यानी अजमेर हुआ, भीलवाड़ा हुआ, चित्तौड़ हुआ, उदयपुर हुआ, वहाँ के जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनके सेंटर्स वहाँ पर आए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी सौगात दी है परीक्षार्थियों को कि जो रोडवेज बसें हैं, अब तो निजी बसों में भी जो सफ़र है विजेंद्र वो मुफ्त हो गया है, लेकिन जो रोडवेज बसें हैं उनमें जो यात्रा है वो मुफ्त है। इसलिए बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीर आप देख भी सकते हैं, बसों की पर्याप्त व्यवस्था है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उनको परेशानी यहाँ पर विजेंद्र नहीं आए, क्योंकि कल से परीक्षा शुरू होनी है और कोशिश कर रहे हैं जो परीक्षार्थी हैं कि सही समय पर वो अपनी जो जगह है वहाँ पर पहुँच जाएं। तो ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के जो इंतजाम है जयपुर में वो काफ़ी बेहतर है विजेंद्र। बिल्कुल। हाँ शिवेंद्र, मुमकिन हो तो बात कीजिए, कुछ परीक्षार्थियों से भी बात कीजिए। और जो अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया, वहाँ जो व्यवस्थाओं को देख रही हैं, उनके सामने किस किस तरीके की समस्याएं आ रही है, किस किस तरीके के छात्रों के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब किस तरीके से दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम कोशिश भी करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? नीम का थाना से। नीम का थाना से। और सेंटर कहाँ पे आपका? अजमेर। तो बस की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत तो बहुत दिक्कत हो रही है। कब से? कब से आ रही आपको? जिसके सभी यात्री को यात्रा करनी है, सिंधी कैंप जाकर रहे हैं। सिंधी कैंप जाकर रहे हैं। लेकिन सिंधी कैंप से तो बसें जा नहीं रही, को जानकारी नहीं थी। आपके साथ भी यही है? बिल्कुल। तो यहाँ से तो बसें मिल रही है टाइम पे, टाइम खराब हो गया ना वहाँ से। हाँ, पर इसमें तो थोड़ी सी आपकी भी गलती रही। अखबार में, टीवी में सब जगह आ रहा है कि सिंधी जो बसें आ रही है तो उनको रोकना चाहिए। अंदर की जो बसें हैं वो सिंधी कैंप से जो सिंधी कैंप पहुंच गए। आप बताइए सर, आपका कहाँ पे सेंटर है? उदयपुर। कैमरा देखकर इस तरीके की अनाउंसमेंट वहां पर हो रही है या उससे पहले भी हो रही थी? क्या कहेंगे, जिस तरह की सुविधा हुई है? अच्छी सुविधा है। एक जगह बसों को अलग, मतलब वहाँ पे भीड़ रहती थी, इतनी भीड़ में जा नहीं पाते, तो इधर अलग कर रखा है। 105 सेंटर बांट रहे हैं बसों का अलग अलग। अनाउंसमेंट विजेंद्र पहले से यहाँ पर हो रही है। बाकायदा जो अनाउंसमेंट करने वाले व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि किस जगह के लिए जो बस है वो लग गई है। जैसे ये जो बस है ये जा रही है अजमेर की तरफ, तो वो अनाउंसमेंट करके बता रहे हैं कि अजमेर की जो बस है वो लग गई है। अजमेर वाली जो बस है उसमें जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं। रोडवेज के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और समय समय पर जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं देखने के लिए कि व्यवस्थाएं कितनी है, बसों की जो संख्या है वो भी पर्याप्त है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। मैडम, आप भी क्या पटवारी का एग्जाम देने जा रही हैं? आप जा रहे हैं पटवारी का एग्जाम देने? ये जा रहे हैं। बताइए कहाँ पे सेंटर, कहाँ पे आई, कहाँ से हैं आप?
यहाँ जयपुर से जा रहे हैं। बस की व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छी बस ही नहीं मिली अभी तो। कब से खड़ी हैं आप? 15-20 मिनट हो गए। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, इससे ज्यादा लगेगा तो फिर हम सवाल करेंगे, लेकिन बसों की जो व्यवस्था है विजेंद्र वो यहाँ पर बेहतर है। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, किस तरीके की व्यवस्था की गई है पटवारी परीक्षा को लेकर कि ना तो नकल हो, बच्चे आसानी से पेपर दे पाए, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी हो पाए, और उसके साथ लास्ट में हम ये कह पाए कि हाँ बेहतरीन परीक्षा हुई? जी, हम लोगों ने राउंड ऑफ कर लिया है। जहाँ जहाँ पे हमारी संभावित ऐसे लग रहा था कि कोई ऐसे लूप होल है या कुछ है, उसको हमने इंश्योर कर लिया है कि उनको राउंड ऑफ कर लिए लोगों को। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, हमने पर्याप्त मात्रा में एरिया मजिस्ट्रेट्स, मोबाइल पार्टीज और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर लिया है, जो परीक्षा केंद्रों पे घूमेंगे। कुल दौसा जिले में दौसा हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर पे ही सेंटर्स है, 31 सेंटर्स है जी। उन पे हमारी कड़ी निगरानी रहेगी। वीडियोग्राफी के पुख्ता प्रबंधन कर दिए गए हैं। जितने भी हमारे सेंटर के सुपरिंटेंडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। फ्रेस्किंग के लिए पर्याप्त मात्रा में जाब्ता हर जगह अवेलेबल है। सर, कितने लोगों को राउंड अप अभी तक कर लिया गया? और दूसरा सवाल ये, मानकर चलें कि नटबंदी रहेगी? जी, नटबंदी का फैसला अभी लेना है, सरकार के स्तर से आएगा इसमें। ठीक है, इसमें उसी हिसाब से लागू कर लिया गया। काफी लोगों को इसमें हमने कर लिया। ये थोड़ा गोपनीय सूचना है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं अभी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जाता है और कड़ी निगरानी में और सुरक्षा में पेपर को परिवहन व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे सर, इसकी मॉनिटरिंग किसके जरिए की जा रही है? हमने अस्थायी रूप से बस डिपो का गठन कर लिया है। शहर में हर जगह इनको टेम्पररी बस स्टैंड बना लिए हैं। जहाँ से भी बाहर कोई अगर आ रहा है तो उनको बिल्कुल सुविधाजनक फैसिलिटी मिलेगी और एंटर करेंगे कि हेल्प डेस्क पे ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। पीयूष समारिया जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से कलेक्टर साहब बता रहे हैं, अलग अलग जिलों के कलेक्टर जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके की व्यवस्था रहे। ये परीक्षा राजस्थान में एक नज़ीर पेश करे जो पूरे तरीके से पारदर्शी हो, नकलची सलाखों के अंदर रहे और कोई गड़बड़ झाला ना हो। लगातार हम इस पर बने हुए बाकी जिलों का हाल भी आपको बताएंगे। एक छोटे से पर लौटते हैं जिसको लेकर लगातार हम ये कोशिश करें कि हर जिले से तस्वीरों को दिखा पाएं, ये बता पाएं कि आपके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। सवाल इसी से जुड़ा मेरा ये है कि परिवहन विभाग या कहें कि रोडवेज वैसे ही घाटे में गुजरती है। अब रीट परीक्षा और अब ये परीक्षा, इसमें मुफ्त यात्रा का तोहफा देना, इससे और ज्यादा भार क्या नहीं बढ़ेगा? और इसको कवर करने के लिए क्या कुछ किया गया है? हालांकि जो भी इसका सफर करेंगे वो खुश ही होते हैं, लेकिन रोडवेज को तो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे होती है? इसको कवर किया गया है विजेंद्र, इसको कवर किया गया है। जो मुफ्त यात्रा कराती है राजस्थान रोडवेज परीक्षाओं के लिए, उसको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। रीट भर्ती परीक्षा में जो बसें लगाई थी राजस्थान रोडवेज ने, उसके लिए रोडवेज को 30 करोड़ रुपए का भुगतान वित्त विभाग ने 3 दिन पहले किया है, जिसकी हमने खबर चलाई थी। तो आर्थिक भार नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जब परीक्षाओं में इतनी बड़ी संख्या में रोडवेज की बसें लगती हैं तो जो आम लोग होते हैं, जो अपने निजी कार्य के लिए यात्रा करते हैं, जिनके लिए रोडवेज की बसों में यात्रा करना जरूरी होता है, उनको बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो बसें, वैसे ही राजस्थान रोडवेज के पास बसें कम है, 3-1000 बसें जो ठीक से चलती हैं और उसमें से ज़्यादातर बसें लग जाती है परीक्षाओं में। अब ऐसी जगहों पर जहाँ पर अस्थायी बस स्टैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रूटीन के यात्री है वो तो सफर कर नहीं सकते। तो ये सही है कि आर्थिक भार नहीं आ रहा, लेकिन जो आम जन है, जो आम जन यात्री यात्रा करते हैं रोडवेज में बड़ी संख्या में, उनको जरूर विजेंद्र परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ा अभी तक सामने आ पाया कि जयपुर के अंदर या जयपुर जिले के ही जो परीक्षार्थी हैं वो कितनी संख्या में जो अपने ही जिले में परीक्षा दे रहे हैं, और बाहर से कितने परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने जयपुर में 23 और 24 तारीख को आ रहे हैं? देखिए, इसका जो एक मोटा आंकड़ा है विजेंद्र, स्पेसिफिक आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो एक मोटा आंकड़ा है वो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि जिला प्रशासन ने इसी आंकड़े के आधार पर जो अपनी तैयारियां हैं वो की हैं। और आपने जयपुर की बात की है, क्योंकि जयपुर में सबसे अधिक परीक्षार्थी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कल जो पहला चरण है परीक्षा का, इसमें 89,998 परीक्षार्थी हैं जो पेपर देंगे कल पहले चरण में। जो द्वितीय चरण है इसमें 89,996 परीक्षार्थी हैं
जो सेकंड चरण में कल पेपर देंगे, क्योंकि कल ही इस पेपर के 4 चरण हैं। जो तीसरा चरण रहेगा कल का विजेंद्र जयपुर में, इसमें 92,012 अभ्यर्थी हैं जो पटवारी के लिए एग्जाम देंगे। और जो चौथा चरण रहेगा कल दूसरी पारी का, उसमें भी 92,012 लोग हैं जो एग्जाम देंगे पटवारी का। अगर हम बात करें इसकी कि कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, कितने परीक्षा केंद्र हैं, तो पहले चरण में और द्वितीय चरण में कुल 57 राजकीय जो संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, उनमें परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 173 जो निजी स्कूल और कॉलेज है उनमें परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि कुल 230 परीक्षा केंद्र होंगे कल जयपुर में पहले चरण के लिए। और 24 तारीख को पहले और दूसरे दोनों। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि कहा जा सकता है कि लगभग 3.5 लाख बच्चे 4 पारियों में 2 दिन के अंदर जयपुर के अंदर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रीट के साथ अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो संख्या लगभग बराबर सी ही नजर आती है। और इसलिए कहा जा सकता है कि प्रशासन के पास वो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है कि जब इतनी तादाद में बच्चे जयपुर आएंगे, जयपुर जिले के अंदर आएंगे, तो उनको व्यवस्थाएं किस तरीके से देनी है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से देना है, उनको सेंटर तक किस तरीके से पहुंचाना है। इसके लिए न सिर्फ फ़ोन नंबर जारी किया गया जिससे आप अपनी परेशानी का समाधान ले सकते हैं, मुझे लगता है कि कहीं कहीं पर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे जिनके ज़रिए आपको राहत मिल सके। अस्थायी बस स्टैंड तो बनाए ही गए हैं जिनके ज़रिए आप मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। सुरक्षा भी बेहतरीन होगी क्योंकि एक एक्सपीरियंस रीट के ज़रिए लिया है, उसमें जो कमियां रही होंगी उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी मुन्ना भाई हैं उनको भी अलग अलग तरीके से ट्रेस किया जा रहा होगा, कुछ को राउंड अप किया गया होगा परीक्षा से पहले ही, ताकि वो किसी तरीके की गड़बड़ी ना कर पाए। एक सवाल ज़रूर है, सवाल दरअसल ये कि क्या नटबंदी होगी, और अगर नटबंदी होगी तो क्या संपूर्ण 2 दिनों के लिए होगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि 15,60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा का हिस्सा हैं और ऐसे में 4 चरणों में परीक्षा है। तो सोचिए ज़रा, अगर नटबंदी होगी तो कब से कब तक होगी, क्योंकि पहला जो पेपर शुरू होगा वो 8:30 बजे होगा, तो क्या सुबह 7 बजे से ही नटबंदी हो जाएगी। जो दूसरी पारी का वक्त खत्म होगा वो 5:30 बजे होगा, तो क्या देर शाम तक भी नटबंदी चलती रहेगी क्योंकि अगले दिन परीक्षा है। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि रीट के दौरान हमने देखा था कि अगर नटबंदी नहीं होती तो फिर परीक्षा का जो पेपर था वो बहुत जगह पहुंच सकता था, क्योंकि कई व्हाट्सएप पर वो मिला था। तो ये फैसला हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, नटबंदी होगी या नहीं होगी ये बता पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी संभावना इसकी लगती है कि शायद नटबंदी कर दी जाएगी। जयपुर शहर के अंदर 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं सिंधी कैंप की जगह, और यहीं से इन बसों का संचालन किया जाएगा। सूरजपोल मंडी के बाहर दिल्ली रोड पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर पर टनल से पहले कृषि विज्ञान केंद्र, B2 बाईपास पर हमारे साथ गंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन जी जुड़ चुके हैं। जाकिर हुसैन जी, गंगानगर के अंदर किस तरीके की व्यवस्था की गई है और सेंटर में जाने के लिए जो ड्रेस कोड है वो क्या निर्धारित किया गया है? ड्रेस कोड जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि हाफ स्लीव्स के पहन के आएंगे, चप्पल पहन के आएंगे, उसके अनुसार हमने निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पे 35 परीक्षा केंद्र हैं, तो पूरे के पूरे 35 परीक्षा केंद्र सिर्फ गंगानगर हेडक्वार्टर पे ही हैं जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा नहीं है। ठीक है। इसमें एक पारी में 14,040 बच्चे आएंगे, तो 4 पारियां होंगी, एक दिन में 2 पारी। इस तरह से 56,160 बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जी। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नियंत्रण कक्ष भी बनाया है और एक समन्वयक हमारे एडीएम साहब को बनाया है, उप समन्वयक हमने 7 बनाए हैं जी, 6 सतर्कता दल बनाए हैं और 1170 वीक्षक लगाए हैं, इन्विजिलेटर्स, और इन पे 64 हमने पर्यवेक्षक लगाए हैं, ऑब्जर्वर्स, जो ऑब्जर्व करेंगे कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिसके जरिए अगर किसी को सेंटर ढूंढने में परेशानी आ रही हो या परीक्षा के दौरान कोई परेशानी आ रही हो, उस नंबर पर फोन करके सहायता ले सकता है? हाँ जी, कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया? हमारा जो कंट्रोल रूम है कलेक्ट्रेट का, उसका नंबर हमने जारी किया जी। और जो मुन्ना भाई हैं, कोई ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना करे, डिवाइस का इस्तेमाल ना करे, कोई डमी कैंडिडेट ना बैठे, हर सेंटर के बाहर किस तरीके की व्यवस्था है सर?
वहाँ फ्रिस्किंग की पूरी व्यवस्था है। अच्छी तरह से चेक करके बच्चों को अंदर जाने देंगे और मोबाइल किसी को अलाउ नहीं रहेगा। हम लोग भी, जैसे मैं और या एसपी साहब भी जाएंगे तो मोबाइल किसी को अलाउ नहीं होगा केंद्र के अंदर। जी सर, 1.5 घंटे पहले अलाउ है अंदर जाना, अगर कोई 1 घंटे पहले पहुंचेगा तो उसको एंटरटेन किया जाएगा नहीं किया जाएगा? नहीं, जो गाइडलाइन है उन्हीं के अनुसार किया जाएगा, उससे बियॉन्ड नहीं किया जाएगा। जाकिर हुसैन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंगानगर के कलेक्टर हैं, आपको नियमों की पालना करनी पड़ेगी, मास्क लगाकर चलना पड़ेगा, जो ड्रेस कोड है वही आपको पहनकर जाना पड़ेगा। बेवजह वहां पर परेशानी होगी। मोबाइल को साथ में कैरी मत कीजिएगा और अपने सेंटर पर 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप 5 मिनट की देरी से वहां पहुंचे और जो मेहनत लगातार करते आ रहे हैं उस पर पानी फिर जाए। एक छोटे के बाद आपका स्वागत है। पटवार परीक्षा को लेकर फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज, आपको हर चीजें हम आपको बता रहे हैं कि क्या पहनकर जाना है, क्या पहनकर नहीं जाना है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, यातायात कैसा है और सुरक्षा किस तरीके की है। जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंतर सिंह जी, क्योंकि जयपुर के अंदर लाखों की संख्या में बच्चे आने हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को लेकर भी, नकलचियों को पकड़ने के लेकर भी और बच्चों को कोई समस्या ना हो इसको लेकर भी? धन्यवाद जी। जैसा आपको विदित है, रीट के दौरान भी अपने यहाँ पर काफी 600 करीब सेंटर थे। इस बार फॉर्चुनेटली संख्या चूंकि 4 दिन में 2 दिन में 4 पारियों में हो रहा है जी, ऐसी परिस्थिति में 235 सेंटर ही जयपुर में बनाए गए हैं। ठीक है। और किसी भी दिन 92,000 से ज्यादा एक पारी में बच्चे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार फिर आसानी से जो है व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर सकेंगे हम। और पूर्व की बात है, वही 5 जो अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं जो कि लगभग हर मेजर रोड के ऊपर हैं। जैसे अपने अजमेर रोड पर है, टोंक रोड पर है, दिल्ली रोड पर है, सिकर रोड पर है, स्टेडियम में है। वही पुराने जो रेट के दौरान बनाए गए थे एग्जैक्टली वही। सर, आप भी परीक्षा के दौरान जगह जगह जाकर निरीक्षण करेंगे, उचक निरीक्षण करेंगे? बिल्कुल, अपने जो फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं काफी संख्या में, वो सब करेंगे और हम सभी लोग दौरे पर रहेंगे। और पुलिस की काफी माकूल व्यवस्था है क्योंकि इस बार सेंटर कम है। ऐसी परिस्थितियों में इस बार आसानी से सभी जगह पर पर्याप्त। अंतर सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आश्वस्त करने के लिए। हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डिडेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नथमल जी, हनुमानगढ़ को लेकर किस तरीके की प्लानिंग की गई है, क्योंकि हम बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहते हैं कि उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, टेंशन फ्री होकर जाएं, परीक्षा दें, अच्छा परिणाम लाएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले में जो 2 दिन लगातार पटवार एग्जाम होगा, उसमें दोनों दिन मिलाकर के लगभग 56,000 कैंडिडेट्स भाग लेंगे। प्रथम दिन हनुमानगढ़ के ही ज्यादातर अभ्यर्थी हैं और दूसरे दिन हमें गंगानगर और चूरू जिले से अभ्यर्थी आ रहे हैं जी। सर्वप्रथम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो इन सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था करनी है, तो इसके लिए हमने पहले ही कंट्रोल रूम बना दिया था सभी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करके। और हमारे प्रथम दिन जो विभिन्न उपखंडों से हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर पे आएंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा मिलेगी। और दूसरे दिन जो हमारे यहाँ से भी गंगानगर और चूरू जा रहे हैं अभ्यर्थी, उनको हम निःशुल्क परिवहन यहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं। उस दिन लगभग जिले में 49 हमारे सेंटर हैं। 8 सतर्कता दल हमने अलग से प्रशासनिक अधिकारियों के और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बनाए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 3 और 4 का जाब्ता लगाया है। वो हम ये सुनिश्चित करने के लिए लगाया है ताकि वो पूरी जो परीक्षा है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से और किसी भी भय के माहौल में या किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़े किसी भी अभ्यर्थी को। और जो अभ्यर्थी यहाँ आएंगे, तो भामाशाहों ने पिछली बार रीट के समय भी बहुत बड़ा दिल करके और अच्छी व्यवस्थाएं की थी। इस बार भी हमने व्यापारियों के साथ में, विभिन्न एनजीओ के साथ में मीटिंग करके उनसे भी उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्थाओं के संदर्भ में उनसे रिक्वेस्ट किया। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजों को बताने के लिए, व्यवस्थाओं को बताने के लिए। अब हमारे साथ झालावाड़ कलेक्टर हरिमोहन मीणा जी जुड़ चुके हैं। हरिमोहन मीणा जी, झालावाड़ को लेकर किस तरीके की तैयारियां सर, क्योंकि हम जिलेवार कलेक्टर से पूछ रहे हैं कि व्यवस्थाएं क्या है ताकि बच्चे कम से कम आश्वस्त हो जाएं कि कोई समस्या नहीं आने वाली है। हमारे द्वारा यहाँ झालावाड़ जिले में पूरी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली गई है, जिसमें कोटा से और 12 से बच्चे आएंगे। हमारे जिले के भी कुछ बच्चे हैं। तो 23 तारीख को 14,500 बच्चे हैं और 24 को भी हमारे 14,500 बच्चे हैं। तो इनकी परीक्षाओं के लिए हमने 4 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं। इसके अलावा इनको रुकने के लिए हमने 28 जगह चिन्हित किए हैं।
और उनमें हमने अधिकारियों की तैनाती कर दी है। अभी हमारा हेल्प डेस्क शुरू हो गया है। जो बच्चे अभी शाम को आके रुके उनके लिए भी हमने खाने की व्यवस्था कर दी गई है। तो हमारा यहाँ रुकने का, इनको ठहराने का, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। हरिमोहन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ बूंदी कलेक्टर रेणु जयपाल जी जुड़ चुके हैं। रेणु जी, जानना चाहेंगे व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि कल थोड़ा सा इसलिए भी जानना चाह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो पटवारी परीक्षा देने वाली हैं, सबके परीक्षा कल होनी है, उनको कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत उनकी सुरक्षा को लेकर ना हो, दिक्कत उनके साथ बदसलूकी को लेकर ना हो, दिक्कत उनको सेंटर तक पहुंचने में ना हो। व्यवस्थाएं क्या है? लगता है संपर्क उनसे कट गया है, लेकिन प्रदेश के 23 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी परीक्षा का आयोजन किया गया है। और ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है, व्यवस्थाएं की गई हैं। और फर्स्ट इंडिया की एक बड़ी टीम, 100 रिपोर्टर्स की टीम लगातार आपको हर जगह की जानकारी देगी। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो फर्स्ट इंडिया भी एक कंट्रोल रूम बना रहा है, जिसका नंबर लगातार फ्लैश कर रहा है। उस नंबर पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान होगा। और इसके अलावा बाकायदा हर जगह एक हेल्प नंबर बनाया गया है, उसको आप नोट करके जरूर चलिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और हम आपको इस परीक्षा की हर छोटी से बड़ी खबर बताते रहेंगे, क्योंकि 100 रिपोर्टर फील्ड में आपके लिए काम कर रहे हैं। इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से और सुरक्षित कराने में जो भी सहायता हो पाएगी वो कराई जाएगी। नमस्कार।